नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से है और चंडीगढ़ से विजुअल्स भी आ गए हैं, वहां की तस्वीरें भी आ गई हैं, जहां बीच सड़क पर धर्मेंद्र प्रधान को सैकड़ों युवाओं ने घेर लिया। और सिर्फ घेरा नहीं, फिर जो गदर हुआ, भयंकर बवाल सड़क पर हुआ है। जमकर नारेबाजी, जमकर धर्मेंद्र प्रधान के कानों के भीतर तक वो नारे घुस गए। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद से लेकर के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो तक। और पुलिस बेबस, लाचार शुरू में नजर आई, फिर आखिरी हथियार पुलिस ने इस्तेमाल किया, उठा लिया, हवालात में कैद कर दिया। 25 जो अभी जानकारी मिली कि अभी भी 25 के आसपास जंजी हैं जो कैद में है पुलिस के, जिनको पुलिस ने उठाया, हवालात में रखा है। कहाँ रखा है आजकल तो पता भी नहीं चल पाता है, कहाँ रखा, कितने देर रखा और कब छोड़ा। खैर, ये पूरा घटना क्रम जो है अब साबित करने लगा है कि राहुल के जो सिपाही हैं, राहुल के कार्यकर्ता हैं, अब वो सीधा साहेब से, 56 इंची वाले साहेब से टकरा रहे हैं और आगे भी टकराने के लिए तैयार हैं। यानी अब ये लुका छिपी, झांकना झोंकना, ये वाला संघर्ष नहीं है, ये आमने सामने की टक्कर है और फुल फ्लेज, पूरी तरह से टकराने के मूड में। लगता है ये विजुअल्स अभी आप देखिएगा तो आप अपनी राय रखिएगा। ये लगता है कि अब भय, ये डर ही है जो नरेंद्र मोदी की सत्ता का सबसे सबसे बड़ा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। भय और भ्रम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र हैं, इन्हीं के सहारे सत्ता चल रही है। जिस दिन भय खत्म हो गया, भय के खत्म होते ही भ्रम का जाल भी टूट जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर, भय और भ्रम ये दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो भय खत्म हुआ तो भ्रम का जाल भी टूट जाएगा और भय खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि संख्या बहुत कम है, राहुल के लोग, राहुल की टीम, राहुल के कार्यकर्ता, उन्हीं में भय खत्म हो रहा है। बाकी देश तो अभी भी डरा सहमा और भ्रमित बैठा हुआ है, डरा सहमा भ्रमित बैठा हुआ है। हेमंत भाई को लाइए, स्क्रीन पर लाइए, तब कहानी थोड़ा खोला जाए, पूरा दिखाया जाए। स्वागत है हेमंत भाई। मैंने क्यों कहा डरा सहमा भ्रमित बैठा हुआ है? 2 दिन से हमने 2 कार्यक्रम किए, मैंने और हेमंत जी ने 2 कार्यक्रम किए लखनऊ, उस म्यूट वीडियो पर योगी आदित्यनाथ। जो लेडी, जो महिला योगी आदित्यनाथ से बोल रही थी उस वक्त कि हम भाजपा के सपोर्टर हैं, और योगी ने कहा भाषणबाजी नहीं, जितना पूछे उतना ही बताओ। आज मैं न्यूज लॉन्ड्री की एक क्लिप उसकी सुन रहा, सोचिए, उसका परिवार, उसके घर का इकलौता कमाऊ पूत जल के खाक हो गया, मर गया। आज 2 दिन हुए, वही लेडी क्या बोल रही है? कह रही है कि इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसमें क्या कर सकते हैं, अफसरों की कमी है, इन अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए। अफसरों की बहुत कमी है। अफसर कैसे लाइसेंस देते हैं, कैसे परमिट देते हैं, सारी अफसरों की जिम्मेदारी है, मोदी और योगी आके नहीं देते। जब मोदी और योगी, शासन रसूख से चलता है, ठीक है, मैं जो सुनने में लग रहा था कि पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन पढ़ी लिखे भी जब भक्त बनते हैं तो उनकी पढ़ाई सब खत्म हो जाती है। बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ता है, सारी शिक्षा खत्म हो जाती है जैसे ही अंधभक्ति का पर्दा आंख पे आता है। मैं इसलिए इस चंडीगढ़ के केस से जोड़ के इसको कह रहा हूं, ये बहुत कुछ जो मैंने कहा ना, डर खत्म होना और भ्रम जाल टूट जाना, यही भ्रम जाल का एग्जाम्पल बता रहा हूं। शासन रसूख से, इकबाल से चलता है, कहते ना शासन का इकबाल खत्म हो गया। जब शासन का इकबाल फुटबॉल बन जाता है तो ऐसे ही करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती है। करप्ट प्रैक्टिसेस जिसका नतीजा था अलीगंज, जिसका नतीजा था 15 लाशें, अंधभक्ति इस कदर। मैं हमेशा कहता हूं ना, मुझे कई बार हेमंत भाई सब लोग कहते हैं अरे यार आप निगेटिव निराशावादी बातें करते हो। मैं कहता हूं कई बार, इससे कार्यक्रम से अलग हट कर भी,
बातें नहीं करते। आप सोचो, मैं कहता हूं कार्यक्रम में भी कि ये ऐसे हैं, ये अपने बाप के, अपने बेटे के, अपने परिवार के, अपने पति के, अपने पत्नी के नहीं है जो अंधभक्त हो चुके हैं। वो किसी के सगे नहीं, वो किसी के सगे नहीं है। अपने घर में लाश पड़ी है तब भी नरेंद्र मोदी के सिस्टम को बचाने की वो कोशिश करते हैं, उसके बचाव में खड़े हो। ये इंसान नहीं होते हैं, ऐसे लोग इंसान नहीं होते। उन्हें वो फटकार भी, लाश खड़ी और लाश पड़ी और वहां पर सीएम खड़ा, और सीएम की दुत्कार और फटकार भी उन्हें पसंद आती है, क्योंकि अरे महाराज, तो क्या होगा उस देश का। इसीलिए हम कहें कि ये संख्या बहुत छोटी है राहुल के सिपाहियों की, इतना भूमिका हम इसलिए बनाए। अब मैं कार्यक्रम बता दूं पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। कार्यक्रम था, इवेंट के लिए गए थे। जिसका अपना घर नहीं संभल रहा है, वो दूसरे के घर में जाकर के व्यवस्था बना रहा था बारात रुकने की। जिसका अपना मंत्रालय सत्यानाश हो चुका है, सर्वनाशी मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय, वो मंत्री चंडीगढ़ गया था, हम आपातकाल के बारे में व्याख्यान देंगे। क्योंकि इतना अच्छा मौका भाजपाइयों को मिल जाए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू, राहुल, इनको गरियाने का मौका, यही तो इनको आता है, और कुछ आते नहीं है, इन्होंने कुछ सीखा नहीं। तो ये इंदिरा गांधी गरियाने कोसने सब गए थे, उसी इवेंट में चंडीगढ़ गए थे। क्या आपातकाल। और खुशी, देखिए नीट नहीं रोक पा रहे पेपर लीक, अब 9वीं में एनसीईआरटी में आपातकाल पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री यही है, तो उसका भी डबल जश्न था। इन्होंने मोदी जी को गिफ्ट दिया है ना कि एनसीईआरटी में देखिए साहब, इंदिरा गांधी का आपातकाल पढ़ाया जाएगा। फिर मैं 2 लाइन और बोल करके तब कार्यक्रम शुरू करूंगा आगे। आपातकाल हमारे हमारे आपके, हम तो नॉर्मल ऐसे एग्जाम्पल से ही चाहते हैं समझना समझाना। हमारे आपके मोहल्ले में, गांव में, सब जगह पर आपने सुना होगा ना, फलाना फलाना बदमाश है, गुंडा है, बहुत लफंगा है। ऐसे जो लोग चिन्हित लफंगे, मवाली, गुंडे होते हैं, उनसे उस मोहल्ले में किसी को खतरा असली नहीं होता है। क्योंकि वो जैसे ही दरवाजे से निकलते हैं, आदमी अपनी खिड़की बंद कर लेता है, बच्चों से बोलता है बेटा गेट में ही रहो। लफंगा आदमी है, गुंडा आदमी, ठीक। लेकिन जो, और अक्सर ऐसे ही आजकल होता है, जो गांव में एकदम चुप्पा सन्नाटे में सनसनी वाला होता है, वो पता चलता है कभी किसी बिटिया का आबरू लूट लिया, पकड़ा गया जाते हुए, चुपके से गाड़ी लेके जाते हुए। किसी कभी देखिए दिल्ली में एक बच्ची जो है 10 साल की थी, उसको किडनैप करके इज्जत लूटा, मार दिया, ठीक है, तो चुपचाप वाले। ये आपातकाल, आपातकाल जो कहते हैं वो घोषित आपातकाल था, जो हो रहा था प्रत्यक्ष था, ठीक है। अघोषित ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि घोषित में पता है कि क्या खतरे हैं, अघोषित में खतरों का अंदाजा ही नहीं है। अघोषित आपातकाल का फिर एक नमूना, मेरी चर्चा में मैं मजबूर हूं, पड़ जाती है। अघोषित आपातकाल का फिर एक नमूना बताता हूँ। रमजान में बनारस में गंगा नदी में मुसलमानों ने रोजा खोला था, कुछ मुस्लिम युवकों ने नॉनवेज, गंगा में नाव पर रोजा खोल लिया था, नॉनवेज था। उन सबको गिरफ्तार किया गया और 2 महीने जमानत नहीं हुई थी, 2 महीने। पूरा परिवार का उत्पीड़न हुआ, 2 महीना जमानत नहीं हुई, ठीक। उन्होंने रोजा खोला था। 2 दिन पहले बनारस में ही, वही बनारस में, वही गंगा, गंगा बदल तो गई नहीं, वही भाजपा के एक पार्षद के बोट में, भाजपा के पार्षद की बोट थी, उसमें दारू और चिकन पार्टी दोनों चल रही थी। दारू और चिकन पार्टी दोनों चल रही थी हेमंत भाई, ये खबर शायद आपने देखी हो। मतलब बकायदे वहां पर छलकाए जाम, आइए काशी के मोदी के नाम टाइप में चल रहा था, जाम, मुर्गा। वीडियो वो वायरल हो गया, भाजपा के पार्षद पकड़े गए सारे, पुलिस ने पकड़ा, वायरल हो गया वीडियो तो पकड़ने था। 24 घंटे में जमानत हो, 24 घंटे में। 2 महीना जमानत नहीं, पूरे परिवार तबाह हो गए, ये 24 घंटे में सब बाहर आ गए। इसको कहते हैं अघोषित आपातकाल। और अघोषित आपातकाल में खतरा ऐसे ही होता, घोषित होता तो जैसे 2 महीना वो रहे, वैसे ही 2 महीना ये रहते, अगर घोषित आपातकाल होता। अघोषित में मक्कारी, बेईमानी, धूर्तता, कपट, ये सब कुछ भरा होता और कोई सुरक्षित नहीं होता। इतनी कथा हमको बांचनी पड़ी है मजबूरी में, धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर। तो अब
हमारा हो गया कोटा। विजुअल दिखा दीजिए आप फटाफट। और विजुअल होगा शायद, और विजुअल। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बंद करो। हाँ चलिए अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। चला दीजिए, पूरा चला दीजिए, पूरा चला। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय हाय हाय। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद 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 प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काली टी शर्ट दो हाथ में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वाह, ये देखिए सब एक एक करके उठाना शुरू हो गया है, टांगना शुरू हो गया। चलिए इसको विजुअल को साइड में चलने दीजिए, जरा साइड में चलने दीजिए। हेमंत भाई, ये दहशतगर्द है क्या सर? हम तो यही जान रहे हैं हेमंत धर्मेंद्र प्रधान के बताए के मुताबिक ये सब दहशतगर्द है। बेचारे दहशतगर्दों को जो है पुलिस उठा के ले गई। इन दहशतगर्दों की बात ही एक बार सुन लिए होते। चंडीगढ़ एक इस देश का इस वक्त का सबसे कलंकित मंत्री, कलंक ही है, पेपर लीक कलंक है, वो तमगा नहीं मानता मैं, वो लोग तमगा मानते होंगे अपना उनका। सबसे कलंकित मंत्री जो है, वो कलंकित मंत्री घूम घूम करके आपातकाल बता रहा है। अरे अपना विनाश काल क्यों नहीं, ये बच्चे हैं इनके सामने अपनी विनाश काल की चर्चा क्यों नहीं करता हेमंत भाई? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक तो आपको ये बता दूं कि ये घटना आपसे 3 घंटे पहले हुई थी। अभी तक किसी मीडिया में आप गूगल करके देख लीजिए, कहीं नहीं इसका कोई जिक्र तक नहीं, कहीं भी ढूंढ के हाँ। दिखा दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सत्ता का इकबाल, ये जो है आपको पता है, विरोध और प्रदर्शन ये सब चीजें तो मोदी और उनको पसंद नहीं है, अपने क्या नाम अमित शाह को। याद दिला दूं आपको कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और अमित शाह का डायरेक्ट कंट्रोल है। और वहां पे उनके लाडले मंत्री गए थे धर्मेंद्र प्रधान, अपना क्या नाम है, इमरजेंसी की उस पे वो जो भी आपके एनिवर्सरी कह लीजिए, एनिवर्सरी का उसका बेसिकली जो भी इंदिरा गांधी और गांधी परिवार को गरियाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के जो लफाजी करते हैं उसके लिए गए थे। ये 100-125 छात्र, जैसे इनको भनक लगी, ये सेक्टर 18 का प्रोग्राम था चंडीगढ़ में, टैगोर ऑडिटोरियम का, वहां पर था धर्मेंद्र प्रधान का। उसका ये सारे का सारा सीन है, किस तरीके से बच्चों ने घेराव किया, काले झंडे दिखाए, और पुलिस ने करीब करीब 20 से 22-25 बच्चों को हिरासत में इस समय ले रखा है जब मैं और आप बात कर रहे हैं। आपने सही कहा। देखिए, राजा सबसे ज्यादा जो है, तानाशाह जो है, वो किस बात से डरता है कि जनता डरना ना छोड़ दे कहीं। तो एक बात तो ये पिक्चर ये दिखा रही है कि देश में चाहे कायरता का चारों तरफ बोलबाला हो, जनरेशन जी जो आप जिसको बोलते हो, उसका वो उकता चुकी है इस पूरे सिस्टम से। इनको पता है उनको कि किस तरीके से उनको कस्टडी में लिया जाएगा, क्या क्या उनके ऊपर धाराएं लगाई जा सकती है, वो सारी चीज उनको पता है। उसके बावजूद भी वो सप्ताह जैसे उनको पता लगा कि धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, उन्होंने घेराव किया, काले झंडे दिखाए। ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है आने वाले समय के लिए। ये आज 20 है, इनको 2 लाख होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल स्पाइरल होने की बात। आपने बनारस का जिक्र किया कि गंगा जी में किस तरीके से उनको 2 महीने में छोड़ा और इनको 24 घंटे के अंदर। यही तो मैं आपको बार बार कहता हूं, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। वही क्राइम, वही गंगा जी, वही सारी घटनाक्रम। आप एक्स हो
तो 2 महीने में जमानत मिलेगी, आप वाई हो तो 24 घंटे में मिल जाएगी। यही तो भारत बनाना है। वो जो फादरलैंड में क्या सीख के आए, फादरलैंड में ही तो सीख के आए। एक ये सीख के आए, दूसरा देश में 2 तरह के लोग होंगे, एक जिनको वोट का अधिकार होगा, दूसरा जिनको वोट का अधिकार नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कितने प्रेम से कहा कि कोई बात नहीं, इस बार वोट कट गई तो अगली बार दे दीजिएगा, कोई खास बात नहीं। 27 लाख वोट, जो सुप्रीम कोर्ट एक एक वोट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसके बारे में नहीं सजग है और कहता अगली बार दे दीजिए, तो आप समझ लीजिए देश दिशा में किस में जा रहा है। तो ये जो यूथ है निश्चित तौर पे ये भी आतंकवादी है, और हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं सरकार की नीतियों से ऊपर उठ करके और सरकार से सवाल पूछ रहे, तो हम भी आतंकवादी, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। लेकिन सवाल केवल इतना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो बिल्कुल नकारा और नाकाम मंत्री है, वो देश में इमरजेंसी के खिलाफ अलग जगाने चला है भाजपाइयों और संघियों के बीच में। जिस व्यक्ति ने, सुनिएगा जरा ध्यान से बात, मैं आपको आप बीती बताता हूं, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रखी है ना, पता होगा आपको। बड़ा सुबह से शाम तक डंका पीटते कुपड़। इन्होंने क्या किया पता है आपको? एमए के बाद एमफिल होती थी ना, तो इन्होंने वो एमफिल की डिग्री खत्म कर दी। और जिस बच्चे ने, मान लीजिए कोई बच्चा साइकोलॉजी का है, उसने एमए की, एमए के बाद वो क्या करेगा? एमफिल, अगली डिग्री करेगा। नई डिग्री का नाम भी एमए ही है, डिग्री का नाम नहीं तय कर पाएगी 2 साल में। और किन कॉलेजों में वो डिग्री होगी उसका भी कोई अंदाजा नहीं इनको। और ये आदमी इमरजेंसी के खिलाफ अलग जगाने लगा है। तो छात्र जो है आशीष भाई, वो नाक तक पानी आ चुका है उनके, कब तक बर्दाश्त करेंगे? 89 पेपर लीक हो जाना मजाक समझते हैं क्या आप? और उसके बावजूद भी जिस तरीके की हरकतें ये लोग करते हैं, सुबह से शाम तक झूठ फ्रेब ये सारी चीजें करते हैं, उसका कोई ना कोई तो एक एक्सपायरी डेट होगी ना, उसका कहीं ना कहीं तो अंत होगा। तो मुझे लगता है वो अंत अब ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से यूथ सड़कों पर आने लगे हैं, देखिए बाकी देश का पूरा वर्ग, एक सैल्यूट में करता हूं किसानों को, जिस तरीके से उन्होंने कृषि काले कानून वापस कराए, वास्तव में इतिहास है वो वर्ल्ड की कंटेम्परेरी हिस्ट्री का। इतना लंबा आंदोलन बिना किसी हिंसा के, पूरे तरीके से अनुशासित, और उसको भी ये आतंकवादी कहते थे, अर्बन नक्सल कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, पता नहीं क्या कहते थे, विदेश प्रायोजित कहते थे। तो आज की तारीख में इन छात्रों का बाहर आना अपने आप में एक सुखद एहसास है कि कम से कम उनके अंदर इतनी जागरूकता है कि वो इस मुकदमेबाजी से नहीं डर रहे, वो अपनी मांगों के लिए सड़क पे आ रहे। आने वाले दिन कैसे होंगे केवल कल्पना कीजिएगा आप। जो कार्यक्रम जुलाई का इन्होंने प्लान किया है, जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को तोड़ा गया है बल्क में, उन पार्टियों को जो कभी इनकी सहयोगी रही थी, शिवसेना टाइप, उन पार्टियों को तोड़ लिया गया। आम आदमी पार्टी के 6 सांसद वहां से पंजाब से उड़ाए गए, बाकी अलग अलग जगह से शिवसेना का किया और तृणमूल का किया। तो अब इनका कार्यक्रम जुलाई में फाइनल करने वाले हैं लोकतंत्र का। उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी, वो क्यों हो रही हैं आप समझिएगा, इतनी जल्दबाजी क्यों? बंगाल चुनाव जीतते ही वहां पक्ष और विपक्ष अपने स्थापित किए, अब ये जल्दबाजी क्यों? इसको देख लीजिए। इनको पता है कि यूथ के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, बाकी तो हम सब कायर है, ये मान के चलिएगा। अगर कोई उम्मीद है तो केवल इस नई जनरेशन से है। ये अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर इस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और इसी बात से डरते हुए कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, कभी SIR, कभी कुछ, वो सारे का सारा एक स्क्रिप्ट है जिस पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। और लोगों को तब समझ में आएगा जब ये अर्जित लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, और वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, केवल महीने भर की बात है। अच्छा, एक बात और, अब जब चर्चा आई है इस्तीफा 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 इतना चल रहा है, ये खबर थोड़ा फिर विषयांतर हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी अगर इस्तीफा नहीं मांगते, ये राहुल गांधी के कार्यकर्ता इस्तीफा नहीं मांगते, तो एक जानकारी है, जो भी जानकारी आई है, इसकी मैं सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, पहले बता दूं। जो पक्का होता है, जो फर्स्ट हैंड होता है, तो हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन ये भी बहुत विश्वस्त लोगों से मिली है, और दिल्ली ही नहीं उड़ीसा से भी मिली है ये जानकारी। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस्तीफा मांगा जा रहा है, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की तैयारी कर ली थी, क्योंकि उनका सपना उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनना है। उनका मतलब यही मुख्य सपना उनका जो है, अब प्रधानमंत्री सोच नहीं सकते हैं, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनने का सपना। और उड़ीसा में अपना रास्ता साफ करने के लिए, वो तो जिसको बनाया गया था वो फॉर्मेलिटी के लिए बना दिया गया था,
अपना रास्ता साफ करने के लिए जो 2 लीडर्स वहां पर 2 नेता थे, जो नेता मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, जो रेस में कि विकल्प पर्ची में उनका भी नाम लिखा जा सकता, उन दोनों को धर्मेंद्र प्रधान ने इतनी अच्छी फील्डिंग सेट की। शाह के बहुत ही अजीज हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो उन दोनों को राज्यसभा भिजवा दिया। वो दोनों नेता राज्यसभा जा चुके हैं, ठीक है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान का रास्ता बिल्कुल साफ, और ये मैं कह रहा हूं फिर उड़ीसा से लेके मतलब भुवनेश्वर से लेके और दिल्ली तक से ये इनपुट है कि ये जाना चाहते। अब मैं इसलिए इस इंफॉर्मेशन को लाया कि आप देखिए कितना मतलब आदमी जिद, अहंकार इसको कहते हैं, जिद ही नहीं अहंकार, घमंड, घमंड आदमी का कितना बड़ा होता है। वो धर्मेंद्र प्रधान तो जाने को तैयार था। नरेंद्र मोदी इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि राहुल गांधी मांग रहे थे कैसे इस्तीफा ले। तो जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, धर्मेंद्र प्रधान अपना डेस्टिनेशन तय मतलब फिक्स कर चुके थे, उस डेस्टिनेशन पे जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी ऐसी ढिठाई कभी आपने, इतना घमंड, इतना अहंकार सत्ता का देखा? जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि केरल का चुनाव हो गया, केरल का चुनाव हो गया, केरल में ईसाइयों को झांसा देना था, नहीं दे पाए, तब कुरियन किस काम का? कुरियन को कुरियर कर दिया, इन्होंने भेज दिया। धर्मेंद्र प्रधान जाने को तैयार है, नहीं भेज रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है। ये अजीब सी विडंबना नहीं है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में सच और गलत 2 पैमाने होते हैं, ये सही है, ये गलत। गलत है तो गलत को एक्सेप्ट करते हुए उसकी जिम्मेदारी ली जाती है, जवाबदेही तय की जाती है। सच है तो सच को साबित किया जाता है। यहां दोनों काम नहीं हो रहा है। सच और गलत से मतलब ही नहीं है, हम हैं। अहंकार, जिस देश की सत्ता अहंकारी हो जाए उस देश का भविष्य क्या होगा? हेमंत भाई बस 2-3 मिनट में इतने बता दो, थोड़ा सा फिलोसफिकल जवाब मैं चाहता हूँ। नहीं आशीष भाई, अभी भी आपको कोई इसमें है कि क्या होगा? अभी तक जो हुआ वो नहीं देखा आपने? अभी तो बस एक ही लाइन बची हुई है। अब बस अब परिसीमन होगा महिला आरक्षण के नाम पर, नंबर 1, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, और उसके बाद लोकतंत्र का खात्मा होगा। सिंपल सी बात है। इसका कल्मिनेशन यही होना था। जो 100 साल से ये लोग कहा करते, इनके पास वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। इनको ये पता है कि जितने भी इनके काले कारनामे हैं उनका बांडा फूट चुका है। और बांडा कोई एक दिन में नहीं, बांडा एक प्रोसेस में फूटा आशीष भाई। जो आदमी ये कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके राज में भ्रष्टाचार की शुरुआत उसके अपने दफ्तर से होती है, उसके अपने फंड से होती है, पीएम केयर्स फंड से। उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। विदेशी कंपनियों का भी पैसा आया हुआ उसके अंदर। आपका मेरा जो हमने दान दिया था वो भी उसके अंदर है। जो फौज ने पैरामिलिट्री ने जो अपनी तनख्वाह कटाई थी वो भी सारा उसके अंदर है। उसका कोई हिसाब नहीं देंगे। आरएसएस अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी, अपना हिसाब नहीं कराएगी। मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे, महंत सोने और चांदी की शिलाएं बेचेंगे, एसआईटी कहेगी एफआईआर कर दो, और पहले एसआईटी बनेगी बाद में एफआईआर। अभी तक भी नहीं हुई, 48 घंटे से ज्यादा, 60 घंटे हो गए रिपोर्ट आए हुए। तो आप समझ नहीं रहे क्या बात? सारे खेल को सब कुछ हमारे पास रहेगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ, सारे संसाधन, सारी अदालतें, सारी जांच एजेंसियां, सारी राजनीति। अगर किसी को 2-4 सीट देनी है तो हम तय करेंगे कि किसको कहां देनी, उसके अलावा कुछ नहीं। पॉलिटिक्स कौन करेगा ये भी ये बताएंगे। पॉलिटिक्स किस मुद्दों पे होगी वो रोज बताते हैं। देखा होगा आपने, जब ये अपोजिशन में थे तो ये हर बात पे अपोजिशन करते थे पॉलिटिक्स, लेकिन विपक्ष की बातों पर पॉलिटिक्स करेगा वो ये बताते हैं। छात्रों के आंदोलन पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, छात्रों के मुद्दों पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, यूथ की बेरोजगारी पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, महंगाई पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, विदेश मंत्रालय पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, सामरिक संबंधों पर नहीं करेंगे, फिर एनजीओ खोलेंगे। इनकी पूरी की पूरी सोचिए। और जो मैं आपको रह रहे के एक ही बात कहता था, सिंपल सा फंडा है एक, और 100 साल से खेल ही चल रहा था, पक्ष भी में और विपक्ष भी में, कोई स्पेस मत छोड़ो। और बाकी काम के लिए इन्होंने पोमेरियन रखे हुए सुबह से रात तक। वो जो करते हैं, मैं आज हैरान हूं शीश भाई, आप वैसे कई बार कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जब इतने बुरे तरीके से नाकाम और नकारा साबित हुआ, तब आपको याद है किसी ने वो खबर दिखाई कि सीबीएसई में क्या हुआ, नीट में क्या हुआ? कहीं प्राइम टाइम की डिबेट देखी आपने? एक देखिए तो बता दो। और जैसे ही वो 2 अधिकारी हटाए गए एनटीए से, सब ने क्या कहा कि हमारा इंपैक्ट है,
वो आपका सबसे तेज सबसे बंदा पता नहीं क्या क्या लिए घूमते हो आप, उसका क्रेडिट लिया, उस बिना खबर के क्रेडिट। खबर करी हो तो आप कह दो भाई न्यूज लॉन्चर इम्पैक्ट, आपने उसको चिमटी से भी नहीं छुआ और वो चलो कोई बात नहीं, वहां तक ठीक था। आज किस बात पर इंटरव्यू हुए सारे चैनलों पे, पे आज मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। और हाँ। नवभारत टाइम्स में नाम लेके कह रहा हूं, नाम लेके नवभारत टाइम्स का हेडिंग मैंने जान के नहीं भेजा, आप मेरे से लड़ाई कर देते। पता है क्या कह रहा है, ठोक कर दिया जवाब, धर्मेंद्र प्रधान ने आरोपों का ठोक कर जवाब दिया। ये हेडिंग है, वो तो भेज देता हूं। वो आदमी जो राहुल गांधी जो कह रहा है एनआरकी फैला रहा है, जो बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं वो कह रहे हैं टेररिस्ट है, और वो कह रहा है कि ठोक के जवाब दिया। हेडिंग खबर का शीर्षक है। धर्मेंद्र प्रधान मुंह से बोलना चाहिए। आज सबको इंटरव्यू अब यहीं से, अब बोल करके आपने मुझे भेजा नहीं, अच्छा किया, बोल करके ही मेरा मैं धर्मेंद्र प्रधान को इनविटेशन देता हूं और पूरी विनम्रता से देता हूं, न्यूज लॉन्चर पर आप स्वीकार करिए। जितना ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई वैमनस्य भाव के साथ इंटरव्यू करेंगे, आप आएंगे, हम रसमलाई खिलाएंगे इंटरव्यू पहले, और अगर इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप खाना चाहेंगे, उसके बाद तो मुझे नहीं उम्मीद है, लेकिन उसके बाद अगर खाना चाहेंगे तो छेना खिला के भेजेंगे। खत्म होने के बाद तो आप नहीं खाओगे, मुझे पता है, कुछ भी नहीं खाओगे, लेकिन अपनी खातिरदारी जो कहते हैं मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंटरव्यू में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेहमान नवाजी एक ये हमारी भारतीय परंपरा है कि मेहमान खातिरदारी की, लेकिन आपको मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आप आओ आधा घंटा, एक इंटरव्यू कर लिया, आधा घंटा, आप कहो 1 घंटा, 1 घंटा कर लिया जाए। मान लो हम नहीं, हमारी शक्ल नहीं पसंद है तो मैं बोल दूंगा चलो भाई हेमंत अत्री कर लेते हैं, मैं इन्हीं बोल दूंगा कर लो भैया। हमारी मान लो शक्ल नहीं पसंद, अच्छी नहीं हो तो भाव की अच्छी लगेगी तो उनको बोल देंगे, उनको उन्हें साथ कर लो, और हमारी पसंद अगर आ जाए तो हम तैयार नहीं बैठे हैं। गजब भाई, बताओ, ठोक कर एक बार हमारे यहाँ ठोक के दो ना जवाब, ठोक के दो, हम आपके सारे गुनाहों आपसे जवाब लेंगे बस, और कुछ नहीं, आपके गुनाहों का। आप मंत्री, आप अपने मन से कह रहे हैं कि आई एम आंसरेबल, फिर घुमा के आप मुझे वहीं पहुंचा दिए हेमंत भाई। आप मंत्री ने अपने मुंह से बोला है आई एम आंसरेबल, आई एम आंसरेबल। आप मेरे मेरे गुनाह के लिए कभी भी हेमंत अत्री आंसरेबल नहीं हो सकते। इफ हेमंत अत्री इज आंसरेबल देन ही इज गुनाहगार, इफ आई एम आंसरेबल देन आई एम गुनाहगार। अगर आंसरेबल धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये एक्सेप्ट किया है, मैं तो प्राकृतिक तर्कों की बात करता हूं, सामान्य जो मानवीय तर्क है उसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर उन्होंने ये बोल दिया क्या ये मंसरेबल, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो गुनाहगार। हम इंटरव्यू करते हैं, आओ। नहीं बता दो आप, फिर 30 सेकंड में कह रहा हूं, बता दो आई एम अनसरेबल का मतलब क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? 100% है कि आप आकर के इंटरव्यू दो, 1 to 1 बातचीत करो, नंबर 1। और जो आपने कहा कि बच्चों ने जो अपनी जान ली है उनके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तो आपको एक पल भी अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि यू लिव इट एंड गेट लॉस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपने कह दिया मुख्यमंत्री बन के चले जाएंगे, वंस ए फेल्योर इज ऑलवेज ए फेल्योर। जिसने दिल्ली में जिससे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभला, आप चाहते हो कि वो पूरे उड़ीसा को बर्बाद कर दे, और भाजपा ये करती है, भाजपा ये करती है। फेल्योर इज द ओनली पैरामीटर फॉर प्रमोशन इन बीजेपी। प्रमोशन, एग्जैक्टली, आई फुली एग्री। और क्या लोगे? हेमंत भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय का सत्यानाश करके ये अपनी दावेदारी पुख्ता कर दी है कि मैं एक प्रदेश का भी सत्यानाश कर सकता हूं, मुझे भेजा जाए। और शिक्षा मंत्रालय वो महकमा है जिसपे आरएसएस की 100 साल से की दृष्टि थी, कंप्लीट कैप्चर, चपड़ासी से लेकर के वाइस चांसलर तक। आरएसएस में जो कुपड़ जितने घूम रहे हैं ना, जिनको कख नहीं पता, वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट कराते हैं। स्कूटर छाप जो आजकल चार्टेड में चलते हैं, वही वो सारे काम। यूनिवर्सिटियों की तबाही जो हुई है हायर एजुकेशन की, सारे संघी कुलपति बैठे। अभी 2 दिन पहले मैं रोहतक में देख रहा था, एक
पूर्ववर्ती का जो श्रीमान जी का वो एडवाइजर होता था एक, उसके वहां पर एक संघी वो देने आ रहा है लेक्चर, बताओ, संघ का कार्यक्रम। तो संघ को पूरे रोहतक में कोई और जगह नहीं मिली, यूनिवर्सिटी नहीं मिली। आप सोच के देखिएगा एक बार। उससे पहले एक दूसरी यूनिवर्सिटी थी रोहतक में, उसमें एक श्रीमान जी 6-7 साल उसको बर्बाद करके चला गया। आज हालत आशीष भाई ये है, हमारे जैसे लोग, किसी के बच्चे ने हरियाणा में एक क्लास भी नहीं की 10वीं के बाद। सबको पता है कि यह क्या है। आपको पता है बेटा कहां पढ़ा, बेटी कहां पढ़ी, और हरियाणा के किसी कॉलेज में अप्लाई भी नहीं किया कभी। ये भारतीय जनता पार्टी ने दी। और आपको पता है अपने बच्चे 17 के बाद हायर एजुकेशन में गए, जब ये पीक पे इनका विकसित भारत बन रहा है और विश्व गुरु बन रहे हैं, तब की हालत बता रहा हूं। बर्बाद करके रख दिया हरियाणा हायर एजुकेशन को। हरियाणा जैसा प्रदेश जो शिक्षा का केंद्र था, तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ होती थी, आज जाके देख लीजिए सुबह से शाम तक इवेंट चलती, और संघी वहां पर फुल, सारे उनके फैकल्टी हाउस, कहीं जाके देख लो, हर जगह संघी आराम कर रहे। ये हालत कर दी है शिक्षा की। अब आप सोचिए यहाँ पर कितने विश्व गुरु पैदा होंगे, कितने के वैज्ञानिक पैदा होंगे, कितने शोध होंगे, कितना क्या होगा। सारे संघी कुलपति, सारे। अभी तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। शिक्षा अगर समझना हो तो गुजरात जाइए। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। मेरी कल बात हुई, एक हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी मनोविज्ञान में, आप समझ लो कि अगर वहां पर शिक्षा व्यवस्था होती गुजरात में तो प्रोफेसर होती। कल उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप ये समझो जो है कि मेरी तो नौकरी नहीं लगी, मेरे जो टीचर थे, और कोई मतलब सीनियर आदमी है, उनकी पत्नी 50 वर्ष से ऊपर उम्र वाले लोग, कहे मेरे टीचरों की जो नौकरी तक नहीं लगी। ये ऐसा इस सिस्टम को चट गए पूरे एजुकेशन सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करना जरूरी भी होता है। ये सोचिए समझिए, ऐसा नहीं कि अनजाने में भूल चूक लेनी देनी है। एजुकेशन सिस्टम को अगर आप खोखला कर दिए तो आप देश को भेड़ बकरियों जैसे हाँकने के लिए बिल्कुल। तो वही तो मैं आपको रोज कहता हूं भाई कि नागरिक से प्रजा बनाने का उपक्रम अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंचा हुआ है। जस्ट वेट फॉर 1 more month। ये जो कायर है इनको विश्राम करने दीजिए, विश्व गुरु बनेंगे ये सारे। नहीं, आप प्रजा वाला कहते हैं तो मैं एकदम सहमत हूँ। बस मैं खाली एक कहता हूँ कि प्रजा बजाय गुलाम बोला करो, क्योंकि थोड़ा सा फील आता है उसमें। हमें तो मजा आएगा ना, नरेंद्र को जिससे मजा आता है, हमें मजा आना चाहिए। वैसे इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।